दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों अपने पीछे वाली क्लास में अपन ने विस्थापन, दूरी, गति, कौन कौन से प्रकार की गति होती है, निर्देश तंत्र, कितने प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि भाई तुलना कर रहे हैं कि विस्थापन में तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है और दूरी में ऐसी क्या है। तो एक बार अपना रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों बात यह है कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान कण द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन का मान कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, कण द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता। किसी गतिशील कण के लिए दूरी का मान शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता, जबकि विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। दो निश्चित बिंदुओं के बीच दूरी अनंत प्रकार से संभव हो सकती है। दूरी के अनेक प्रकार के तरीके हो सकते हैं दूरी तय करने के, जबकि दो बिंदुओं के बीच विस्थापन हमेशा एक ही होता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि विस्थापन अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है दोस्तों? अद्वितीय, यूनिक होता है। दो दिए गए बिंदुओं के बीच में विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान संभव है। नेक्स्ट, इससे इंपॉर्टेंट बात है दूरी का मान या तो विस्थापन के बराबर, विस्थापन, या अपन ये लिख सकते हैं विस्थापन का परिमाण। ये कब संभव है? दूरी बराबर विस्थापन कब है? जब दूरी की दिशा परिवर्तित नहीं हो रही हो, यानी गति एक सरल रेखा में हो। किस में हो? गति एक सरल रेखा में हो और गति बिना दिशा परिवर्तन के एक ही दिशा में सरल रेखा में हो तो दूरी है वो विस्थापन के परिमाण के बराबर होती है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि दूरी का मान विस्थापन के बराबर होता है। अदरवाइज यदि ऐसा संभव नहीं है तो दूरी हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है दोस्तों? विस्थापन होती है। दूरी हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन विस्थापन। यदि अपन एक साथ लिखना चाहें, यदि अपने एबीसीडी में ये आंसर आए तो दूरी और विस्थापन में अपन ये लिख सकते हैं दूरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो सकता है? विस्थापन। ये अपन को याद रखना है कि किसी भी कंडीशन में विस्थापन का मान दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। होगा तो ज्यादा दूरी ही होगी। विस्थापन का मान हमेशा या तो दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से दोस्तों क्या होगा? कम होगा। अब अपन दूरी और विस्थापन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल है कि उनको अपन सोल्व कैसे करें वो मैं बताता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर, क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो अपन को पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। दो क्वेश्चन अपन ने पीछे वाली क्लास में कर लिए थे। तो एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स एक्स के अनुदिश बिंदु 20 मीटर और 0 मीटर, बिंदु 20 मीटर और 0 पर जाता है और फिर उसी रेखा पर स्थित बिंदु
स्थित -20 मीटर और 0, उसी रेखा पर स्थित बिंदु -20 मीटर और 0 पर लौट आता है, ठीक है। तो इस चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी, यानी दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करो। क्वेश्चन है बहुत आसान दोस्तों, लेकिन अपन को करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि अपन एक तरफ कह रहे हैं कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। तो पहले अपन डायग्राम बनाएं इसका। क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स अक्ष के अनुदिश बिंदु 20 मीटर और 0 मीटर पर जाता है और फिर उसी रेखा पर स्थित बिंदु -20 मीटर और 0 पर लौट आता है। इस पूरे एक चक्कर में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। आपको पता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, क्योंकि निर्देश तंत्र और निर्देश तंत्र का जो ओरिजिन होता है वो मूल बिंदु है, जहां पर एक्स एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं। और यहां से किस डायरेक्शन में प्लस का निशान है, तो यहां से प्लस डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस की तरफ कितने मीटर चला भाई, ये बिंदु ए आ गया और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 20 मीटर और 0 मीटर, यानी केवल 20 मीटर की डायरेक्शन में ये चला और ये इसके चलने की डायरेक्शन होगी। फिर उसी दिशा में यानी ए पर कण है और अब इसी दिशा में ये चल रहा है, किधर चला, इधर चला, क्योंकि माइनस का निशान है, तो ये कण आ गया -20 मीटर और 0। भाई यहां से चल के यहां पर आ गया। इसको अपन नाम दे देते हैं कि ये तो पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है दोस्तों, सी है। अब दूरी, सॉल्यूशन देखो इसका, दूरी अपन को ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर क्या है, कण द्वारा तय किए गए पूरे पथ की लंबाई, कण द्वारा तय किए गए पूरे पथ की लंबाई। तो देखो कण कहां से कहां गया भाई, ओ से ए पे गया है कण, ओ से ए, ये सदिश का निशान और ये मैंने क्या लगा दिया, इसमें मोड लगा दिया। तो मोड लगाते हुए ये अदिश राशि बन गई, ओ ए गया है और फिर ए से सी पे गया है, ये भी मोड लगा दिया। तो ये 20 मीटर तो उधर गया, ठीक है, तो 20 मीटर तो ये यहां चला गया और मूल बिंदु से है ये दूरी भाई, मूल बिंदु से भाई ये 0 0 है, इससे इधर आया है, तो ये यहां तो गया 20 और ए सी कितना हो गया दोस्तों, 40, यानी 20 + 40 यानी दूरी कितनी आ गई, 60 मीटर। कितनी आ गई, 60 मीटर। ये तो होगी दूरी। अब अपन को विस्थापन देखना है, तो देखो विस्थापन आराम से, बहुत ध्यान से, ये ओ से मूल बिंदु से स्टार्ट हो गया, कौन सी डायरेक्शन में गया, तो अपन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देता हूं मैं। इधर आपको पता है एकांक सदिश आई कैप, इधर एकांक सदिश जे कैप और जेड दिशा में एकांक सदिश के कैप, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। केवल एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये ओ ए, इसमें डायरेक्शन प्लस ओ ए बना दिया और क्या बना दिया, ए सी, दिशा लगा दी अब की बार, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। ओ ए किधर, एक्स डायरेक्शन में, यानी 20 आई कैप। आई कैप ये शो कर रहा है कि ये एक्स एक्स दिशा में जा रहा है, प्लस का निशान, और ये कितना आया 20, तो ये और 20 ये आगे आ गया, तो कितना आ गया भाई 40। और कौन सी डायरेक्शन है, माइनस आई कैप, भाई इधर प्लस आई कैप है तो इधर क्या हो गया माइनस आई कैप, तो इसमें मैंने लगा दिया माइनस आई कैप। तो विस्थापन अपन इसको सोल्व करें तो 20 आई कैप माइनस 40 आई कैप, तो क्या हो गया दोस्तों, -20 आई कैप मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि मूल बिंदु से LHS साइड में तो क्या है, विस्थापन तो है इधर, और दूरी टोटल कितनी होगी, 60 मीटर। तो क्वेश्चन है बहुत आसान, बहुत सिंपल, आप सभी लोग कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन, जब भी आप विस्थापन निकालो तो डायरेक्शन को बहुत ध्यान में आपको रखना है। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, केवल डायरेक्शन का अपन को ध्यान में रखना है। मिटा दूं, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वैसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते भी हैं, ये तो एक सिंपल मैंने आपको डायरेक्शन के लिए बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चित्रानुसार एक कार, क्वेश्चन नंबर 4, चित्रानुसार एक कार ओ से डी की ओर, ओ से डी पथ, ओ से डी की ओर पथ ओ ए बी सी डी
के अनुदिश, के अनुदिश, के अनुदिश गति करती है, के अनुदिश गति करती है, के अनुदिश गति करती है, तो कण, तो तय की गई दूरी तथा कुल विस्थापन क्या हो गया? तो तय की गई दूरी एवं विस्थापन क्या होगा? चित्र मैं अभी बना दे रहा हूं, ये अपन को क्वेश्चन है। चित्र क्या है भाई? ये ओ से स्टार्ट हुआ, ये ए, ये पॉइंट हो गया ए से ये यहां आ गया, ये हो गया बी से ये यहां आ गया, ये हो गया सी, और सी से दोस्तों ये क्या हो गया? डी। ये बात है, ये आपको दे रखा है ओ से स्टार्ट है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर है, फिर ये 4 किलोमीटर है, और फिर ये 1 किलोमीटर। ये अपना चित्र हो गया। क्वेश्चन अपन को ये पढ़ना है। ये अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो जे कैप, नीचे की तरफ माइनस जे कैप, ईस्ट में प्लस आई कैप और इधर माइनस आई। ये क्वेश्चन है। चित्र अनुसार एक कार और से डी की ओर पथ ओ ए बी सी डी के अनुदिश गति करती है। ऐसे कार गति कर रही है, ठीक है, गति करती है, तो तय की गई दूरी एवं विस्थापन क्या होगा? तो अपन को ये कैलकुलेट करना है। तो दूरी देखो सॉल्यूशन में, दूरी तो वही बात, कार द्वारा तय किया गया कुल पथ, कार द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई। तो भाई कहां से गई? ओ से ए पे गई, परिमाण लगा रहा हूं या डायरेक्ट लिख दो, ओ ए, सदिश मत लगाओ, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी, ओ ए बी बी सी प्लस सी डी। तो कितना हो गया? 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, 8 4 12, 4 16 बराबर 17 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई? 17 किलोमीटर। आंसर हो गया, ठीक है। विस्थापन में डायरेक्शन लगानी जरूरी है। विस्थापन बराबर क्या है? ओ से ए से बी से सी और सी से डी। सदिश का निशान लगा दिया। अब देखो सबसे पहले ओ से ए, तो मूल बिंदु अपन यहां से माने इधर जा रहा है आरएचएस साइड में, कितनी दूरी है? तो 8 आई कैप, प्लस ए से बी किधर है भाई? नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ, तो माइनस क्या हो गया भाई? 4 और माइनस का जे कैप। भाई जे कैप किसको शो कर रहा है? माइनस वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है। फिर प्लस बी सी का मतलब 4, और किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, तो माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप। और फिर ये यहां से ऊपर जा रहा है, यानी किधर? प्लस वाई डायरेक्शन में, तो प्लस का परिमाण 1 है, तो 1 और इंटू क्या हो गया दोस्तों? प्लस का जे कैप। क्योंकि विस्थापन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो विस्थापन में डायरेक्शन को अपन को साथ में रखना है। यहां से देखिए 8 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 4 आई कैप और प्लस का जे कैप। इसको अपन सोल्व करें तो 4, ये तो हो गया 4 आई कैप और माइनस का दोस्तों क्या हो गया? 3 जे कैप। अब अपन को ये पता लगाना है कि कार वास्तव में है कहां। तो देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अपन 10वीं क्लास में जो क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं वो क्या है? ये प्लस प्लस को शो करता है, ये माइनस माइनस को शो करता है, ये माइनस प्लस को शो करता है दोस्तों, और ये प्लस माइनस को शो करता है। अपना जो क्वाड्रेंट है क्या आया? 4 आई कैप, ये तो प्लस का है, और माइनस का 3 जे कैप। इसका मतलब अपनी कार किधर है? अपनी कार कहीं ना कहीं यहां है भाई। 4 आई कैप, तो ये तो हो गया 4, और माइनस का 3 जे कैप ये हो गया यहाँ पे। यहां से अपन ये मान लेते हैं ये हो गया, और इस कोण को अपन मान लेते हैं थीटा, ठीक है भाई। तो ये थीटा मान लिया, तो ये तो हो गया लंब, ये क्या हो गया? ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया? कर्ण। तो अब अपन को पूछे कोई कि कार है कहां, तो वैसे तो अपन को पता चल गया कि भाई चौथे क्वाड्रेंट में है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपन को शो करवाए, तो अपन यहां से डायरेक्शन के लिए अपन क्या निकाल लेते हैं दोस्तों? टेन थीटा। तो टेन थीटा लाल बटे कक्का से
आधार बटे कर्ण, कक्का सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना इंप्लाइज दैट टेन थीटा, लंब कितना भाई, लंब 3, आधार कितना 4, इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये अपन कि भाई ईस्ट से नीचे की तरफ कितना है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 3 नीचे की तरफ और आधार कितना हो गया 4। इसको यदि अपन आगे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं अंदाज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी, वहां से अपन इसकी वैल्यू ऑप्शन से अपन को पता लगा सकते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा तो मिटा दूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज्यादा कंसेप्ट अपन को क्लियर होती जाएंगी। और रही बात क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इतने हो हैं कि आप चाहे एक ही चैप्टर के 1 महीने तक सॉल्व करते जाओ, कभी कौन सी किताब ले लो कभी कौन सी किताब। तो ये है एक क्वेश्चन और, सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन, एक कण r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, एक कण r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर एक परिक्रमण पथ पर एक परिक्रमण 40 सेकंड में पूर्ण करता है, 40 सेकंड में पूर्ण करता है, 40 सेकंड में पूर्ण करता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात, तो 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात, 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात कण द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, परिक्रमण कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, चक्कर तो गोल ही है, ठीक है। और r त्रिज्या का वर्त है, तो ये लो r त्रिज्या का वर्त है भाई, ठीक है। और एक कण है, अपन मान लेते हैं ये कण a है, यहां से यहां जैसे ये एक चक्कर करेगा तो इसको कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, 40 सेकंड लग रहा है। कुल टाइम, टोटल टाइम दे दिया अपन को 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड को अपन पूरा सेकंड बना ले तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणा 2 और प्लस कितना हो गया 20, यानी 120 प्लस 20 कितना हो गया 140 सेकंड हो गया पूरा। कि भाई कण है वो 140 सेकंड तक इसके चारों तरफ घूमेगा। तो देखो 140 को अपन डिवाइड एक हिस्से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया 120, 4 × 12 120, और उसके बाद में 20 मिनट और बचेगा। ये कितना बच जाएगा 20 मिनट और बच जाएगा भाई। 60 60 120 को 3 पार्ट में 40, यानी एक चक्कर किया तो दूरी कितनी होगी, एक चक्कर, फिर 2 चक्कर किया, 2 चक्कर हो गए। पहली 40 सेकंड में एक चक्कर, दूसरी 40 सेकंड में 2 चक्कर, तीसरी, तो यहां तो कितने हो गए दोस्तों 3 चक्कर हो गए। 3 चक्कर में यहां आ गया। अब ये 20 मिनट और चक्कर करेगा तो 20 मिनट में ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा इस कोने पे बी, ये आ गया यहां इस स्थिति पे आ जाएगा ये। तो 3.5 चक्कर हो गए। तो दूरी देखो 3 से ही 1/2 चक्कर में तय पथ की लंबाई, r त्रिज्या का वर्ताकार पथ है, तो इस एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी भाई, इसकी परिधि के बराबर। और दोस्तों परिधि कितनी है 2πr, कितनी है, एक चक्कर में तय की गई दूरी r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में यदि कोई कण चल रहा है तो उसकी परिधि कितनी होगी 2πr। तो भाई 3 चक्कर में 3 गुणा, या इसको सोल्व करें
तो कितना हो गया 7/2, भाई 3 दूनी 6 और एक 7/2 चक्कर में पथ की लंबाई, तो 7/2 गुणा 2πr। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया दोस्तों 7πr। ये तो क्या हो गई दूरी, मीटर लगाना जरूरी है। दूरी कितनी आ गई 7πr। और जब कण 3.5 चक्कर लगाने के बाद में कण यहाँ है तो ये मूल बिंदु O और ये वाली दूरी, तो यहाँ से यहाँ, क्योंकि विस्थापन तो प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी पर, तो प्रारंभ में A पे था और अंतिम में कहाँ है B पर है, तो सीधी दूरी कितनी होगी भाई, तो विस्थापन कितना हो गया दोस्तों इसके लिए, विस्थापन का मान इनके लिए क्या हो गया, विस्थापन का मतलब गोले का व्यास, या बराबर 2 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या से 10 डबल है तो r + r बराबर कितना हो गया 2r मीटर। अब यहां तो ये पूछा है, यदि अपन को अनुपात पूछे तो अनुपात अपन आराम से लिख सकते हैं, अनुपात अपन क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, भाग देते हैं तो अनुपात आ जाएगा। तो इस हिसाब से डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देकर अपन क्या निकाल सकते हैं, दूरी और विस्थापन दोस्तों निकाल सकते हैं। अपन को डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देनी है, मैकेनिक्स में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक आता है चाल और वेग। मिटा देता हूं इसको, इस विस्थापन और दूरी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक, मिटा देता हूं। हाँ, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वह है चाल और वेग। जैसे दूरी और विस्थापन था वैसे ही चाल और वेग। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। पहले अपन चाल को डिस्क्राइब करते हैं, चाल स्पीड की, चाल क्या है, चाल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, कितने प्रकार की चाल पॉसिबल है, ये सारी बातें अपन करते हैं। देखो चाल क्या है, इकाई समय में तय की गई दूरी को, या अपन ये कह सकते हैं कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। चाल की परिभाषा क्या है, कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, चाल कहलाती है। दूसरा पॉइंट अपन ऐसे इसी परिभाषा को अपन दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, समय के सापेक्ष दूरी में, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल बराबर फॉर्मूला लिखें तो क्या हो गया, दूरी बटा समय। क्योंकि अपन पहली परिभाषा लिखा है, समय को यदि अपन 1 कर दें, 1 सेकंड कर दें, तो चाल बराबर क्या हो गया, दूरी, यानी कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को अपन दोस्तों क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि भाई दूरी से चाल निकल रही है, और जब दूरी एक अदिश राशि है तो दोस्तों चाल भी क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, चाल का मात्रक दूरी बटा समय है, यानी मीटर बटा सेकंड। ये तो एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति, और सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है गतिमान कण के लिए, गतिमान या गतिशील कण के लिए चाल का मान क्या नहीं हो सकता, 0 एवं ऋणात्मक नहीं हो सकता। यदि कोई गतिशील कण है तो उसके लिए चाल का मान ना तो क्या नहीं हो सकता दोस्तों, 0 हो सकता, ना ही ऋणात्मक हो सकता है। चाल हमेशा क्या होती है, चाल हमेशा धनात्मक, गतिशील कण के लिए हमेशा कैसी, पॉजिटिव। किसके लिए,
गतिशील कण के लिए, गतिशील कण के लिए चाल का मान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये चाल के बारे में बातें होगी, साधारण सी बातें हैं। कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, चाल कहलाती है। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। और गतिमान कण के लिए चाल का मान शून्य एवं ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चाल हमेशा क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। अब चाल के अपन प्रकार को डिस्क्राइब करें तो चाल 4 प्रकार की, चाल के प्रकार कितने भाई, 4 प्रकार। पहला कौन सा चाल, पहले प्रकार को अपन क्या कह सकते हैं, एक समान चाल। कौन सी कह सकते हैं, एक समान चाल, ठीक है। दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, असमान चाल, चाल के प्रकार बता रहा हूं। तीसरा जो है वो कैसी चाल हो सकती है भाई, औसत चाल। और चौथा प्रकार जो अपन चाल को यूज कर रहे हैं वो दोस्तों क्या है, ताक्षणिक। कैसी चाल बात कर रहे हैं अपन, ताक्षणिक चाल। तो चाल और चाल कितने प्रकार की, 4 प्रकार की, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल। समझ में आ रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है। आगे अपन बात करेंगे एक समान चाल कौन सी होती है, असमान चाल कैसे निकालें, औसत चाल कैसे निकालें और ताक्षणिक चाल कैसे निकालें। मिटा देता हूं। अब अपन बात करेंगे एक समान चाल की, और इसके जो फॉर्मूले आएंगे वो अपन को ध्यान में रखने हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि चाल 4 प्रकार की, और 4 प्रकार में सबसे पहले जो चाल है वो क्या है, एक समान चाल। एक समान चाल, और इसे अपन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे दोस्तों, यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। अपन इसकी परिभाषा कैसे बोल सकते हैं कि जब कोई गतिमान कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, जब कोई गतिमान कण समान समय अंतराल में समान समान दूरी तय करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल एक समान चाल होगी, या उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। उसकी चाल कैसी कहलाएगी, एक समान चाल कहलाती है। यानी एक समान चाल, फॉर्मूला लिखें, एक समान चाल बराबर तय दूरी और बटा दोस्तों क्या हो गया, समय। तय दूरी होगी और उस दूरी को तय करने में लगा समय हो गया। अब जैसे इसको मान लो डिस्क्राइब करें तो देख एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अपन दे रहे हैं कि कोई कण है और वो यहाँ से पथ तय करना स्टार्ट हुआ। ये अपन मान लेते हैं 0 के बाद में ये 5 मीटर, फिर ये 10 मीटर होगी, फिर ये 15 मीटर, फिर ये 20 मीटर, फिर ये 25 और फिर ये 30 मीटर हो गई दोस्तों। तो कितने 5 मीटर का, ठीक है। अपन मान लेते हैं, क्या माने, ये दूरी है, दूरी अपन ने दे 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। हाँ, अब यहां इसने जो दूरी तय की इन दोनों में कितनी, 5 मीटर, फिर यहां कितने की 5 मीटर, यहां भी कितनी 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 5 मीटर। और अपन यहां समय लिखते हैं कि इस 5 मीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगा भाई, 1 सेकेंड। इस 5 मीटर को तय करने में कितना लगा, 1 सेकेंड। इस 5 मीटर दूरी को तय करने में समय लगा 1 सेकेंड। इस 5 मीटर को 1 सेकेंड, इसको 1 सेकेंड और इसको दोस्तों क्या लगा, 1 सेकेंड। तो ऐसे यदि अपने पास में कोई चीज है तो यहां से एक समान चाल क्या हो गई भाई, देखो यहां से दूरी बटा समय, तो अपन क्या कहेंगे 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर यहां भी 5 मीटर प्रति सेकंड, यहां भी कितनी 5 मीटर बटे सेकंड, यहां भी 5 मीटर बटे सेकंड,
यहाँ भी 5 मीटर बटे सेकंड, और यहाँ भी दोस्तों कितनी होगी 5 मीटर बटे सेकंड। तो ये बात सही होगी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उस चाल को अपन क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। जैसे जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है तो अपन को कोई भी बम्प वगैरह फील नहीं होते, तो उसकी चाल अपन कह सकते हैं कि एक समान चाल है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे यदि कोई कण, तो उसकी चाल को अपन दोस्तों क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। समझ में आ गई, एक समान चाल। दूसरी जो चाल है उसको अपन क्या कहेंगे, असमान चाल। क्या कहेंगे, असमान, नॉन यूनिफॉर्म, असमान चाल या परिवर्ती, असमान चाल या परिवर्ती चाल। और इसको अपन क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मोस्टली जो चाल होती है अपनी, चाहे अपन भी चल के जाएं तो अपनी भी असमान चाल ही होती है। कभी अपन तेज चल सकते हैं, कभी धीरे चलें, कभी तेज चलें, कभी धीरे चलें, कभी रुक गए, तो वो चाल क्या है, असमान चाल या परिवर्ती चाल। इसमें अपन इसको परिभाषित करना चाहें तो अपन ऐसे कर सकते हैं, यदि कोई गतिमान कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, अपन लिख सकते हैं, यदि कोई गतिमान कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, तो उसकी चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल होती है या कहलाती है। कि मतलब समान समय अंतराल, यानी ये समय तो क्या है, समान है, या अपन ये कह सकते हैं जस्ट उल्टा, कि दूरी समान हो और समय अंतराल क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो भी क्या हो जाएगी, परिवर्ती चाल हो जाएगी दोस्तों। तो इसी को अपन इस एग्जाम्पल की, यदि कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसकी चाल क्या कहलाती है दोस्तों, असमान चाल या क्या कहलाती है, परिवर्ती चाल कहलाती है। जैसे इसी एग्जाम्पल को अपन शो करना चाहें तो ये अपन कर दें, ऊपर कर रहा हूं मैं, मिटा देता हूं एक बार इसको, इसी एग्जाम्पल में अपन इसको कर देते हैं कि भाई ये जो अपन ने 5 मीटर ये लिया है, ऊपर वाली मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, और ये चाल भी मिटा रहा हूं। कोई कण है वो इस हिसाब से चल रहा है, यहां आया 0 से इसने 5 मीटर दूरी तय की, फिर यहां इसने 15 मीटर दूरी तय कर दी, 15 मीटर के बाद में इधर इसने 27 मीटर कर दी, फिर यहां इसने 30 मीटर कर दी, यहां 35 मीटर कर दी, और यहां 40 मीटर कर दी। किलोमीटर मानो तो किलोमीटर मान सकते हो। समय हो गया समान, तो यहां से असमान चाल क्या होगी दोस्तों, असमान चाल, यहां 5, यहां ये डिफरेंस कितने का है 5, यहां कितने का आ गया भाई 10 का, 5 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, फिर 12 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, और फिर कितना चला भाई, फिर 5 मीटर चल गया। तो यहां से असमान चाल कितनी होगी, 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर दूसरी क्या होगी 10 मीटर प्रति सेकंड, तीसरी क्या होगी 12 मीटर प्रति सेकंड, फिर क्या होगी 3 मीटर प्रति सेकंड, फिर क्या होगी 5 मीटर प्रति सेकंड, और फिर दोस्तों क्या होगी 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी चाल की वैल्यू अपन ने निकाली, तो अलग अलग समय अंतराल के लिए चाल क्या आ गई दोस्तों, अलग अलग आ गई। तो इस चाल को अपन क्या कहेंगे, परिवर्ती चाल। क्या कहेंगे, असमान चाल या परिवर्ती चाल। और डेली लाइफ में अपन को जो चाल, अपन चाहे किसी व्हीकल की देखें चाहे अपनी खुद की देखें, अपन को मोस्टली जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो असमान चाल या परिवर्ती चाल के ही मिलते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रकार की जो चाल है दोस्तों, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, और इसको अपन कहें औसत चाल। क्या कहें, औसत चाल। V और V के नीचे एवरेज, औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को अपन कैसे डिफाइन करें कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी में अपन उस दूरी को तय करने में लगा समय, वो क्या कहलाती है, औसत चाल कहलाती है।
तो अपन इसको कैसे डिफाइन करें, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात, उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को दोस्तों क्या कहते हैं, अनुपात को औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, औसत चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा समय जो होगा उसके अनुपात को अपन दोस्तों क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे समय अंतराल। अपन इसको क्या लिखें, औसत चाल इंप्लाइज फॉर्मूला लिखें गणित रूप में, तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा समय। यहां से अपन देखें तो VAVG इक्वल्स टू दोस्तों अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं या डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा S का मतलब S2 या x2 माइनस x1 हो सकता है, x2 माइनस x1, और T2 का मतलब T2 माइनस T1 होता है। ये दूरी का अंतराल है और ये दोस्तों क्या है, समय का अंतराल है। तो क्या हो गया, या V एवरेज को अपन ऐसे लिख सकते हैं, VAVG दूरी S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन, और इस दूरी को तय करने में लगा समय, पहली दूरी को T1 लगा, दूसरी को T2, तीसरी को T3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। तो औसत चाल को अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अब ये जो औसत चाल है इसको भी अपन दो प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो कैसे, इसमें ए पार्ट अपन कर दें, एक तो अपन दोस्तों क्या कहें, समय औसत चाल, क्या कहें, समय औसत चाल, कि इसमें समय को अपन इंपॉर्टेंस दें। क्या है, यदि कण T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn समय अंतरालों में V1, V2, V3 एंड सो ऑन Vn चाल से गति कर रहा है। ध्यान से देखें कि औसत चाल होगी, औसत चाल को अपन दो प्रकार से निकाल रहे हैं। एक तो समय औसत चाल, यदि कण T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn समय अंतरालों में V1, V2, V3 एंड Vn चाल से गति कर रहा है, यानी T1 समय में V1, T2 समय में V2, T3 समय में V3 और Tn समय में Vn चाल से गति कर रहा है, तो अपन क्या लिखें, V एवरेज इक्वल्स टू कुल दूरी, यानी क्या होगी दोस्तों, D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड सो ऑन बटे समय अंतराल T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन बराबर। अब अपने पास में क्या नहीं है, दूरी तो अपन को दी नहीं अपने पास में, तो वेग चाल है और समय है। तो अपन ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या होगी, चाल इंटू समय। तो पहली दूरी D1 को अपन दोस्तों क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू T1, क्योंकि भाई D1 तो अपने पास में है ही नहीं, V1 है, तो ये क्या होगी V1 T1, इसी प्रकार V2 T2, इसी प्रकार V3 T3 एंड सो ऑन बटे क्या होगी दोस्तों, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन। ये क्या आ गई, समय औसत चाल का फॉर्मूला आ गया। इसको अपन को ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात, कि अपन को क्या दे दिया, समय दे दिया और चाल दे दी। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कोई गाड़ी है, वो इतने समय में इतनी चाल से, इतने समय में इतनी चाल से, इतने समय में इतनी चाल से, तो बताओ गाड़ी की औसत चाल क्या है। तो वहां से अपन इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब दूसरी जो औसत चाल है उसको अपन कहेंगे दूरी का औसत चाल। इसी चाल को डिफाइन कर रहे हैं, दूरी औसत चाल। दूरी में औसत कैसे? बी प्रकार का जो है वो क्या है दोस्तों? दूरी औसत चाल। औसत चाल में एक तो समय औसत चाल अपन ने निकाली और एक क्या है दोस्तों? दूरी औसत चाल। और इसमें अपन लिखें यदि कोई कण T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn समय अंतरालों में V1, V2, V3 एंड सो ऑन Vn चाल से गति कर रहा है, तो अपन ने V एवरेज को अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये तीनों एवरेज को डिनोट करने के लिए है, या V माध्य भी अपन लिख सकते हैं। तो क्या होगी भाई? कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 ये दूरी है, बटे क्या हो गया दोस्तों? T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब अपने पास में क्या नहीं है भाई? इसको दूरी औसत चाल में अपन कर रहे हैं, तो समय को गायब करना होगा। वहां दूरी को गायब किया था, यहां समय को गायब कर रहे हैं, तो क्या हो गया? वही समय बराबर दूरी बट्टा चाल। गायब किसका करना है? समय को करना है। तो दूरी आपके पास में यह है S1 वाली, और वेग है ही अपने पास में, चाल है ही, तो क्या हो गया? S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन बटे T1 को अपन क्या लिखें? S1 बटे V1 लिख सकते हैं। ऐसे ही S2 बटे V2, ऐसे ही S3 बटे V3 एंड सो ऑन। ठीक है। और यदि अपन मान लें, क्या माने? यदि माने क्या माने? S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर क्या होगी दोस्तों? S होगी, माना। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना? V एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ऊपर तो क्या आ जाएगा? S प्लस S प्लस S प्लस S प्लस S यानी N, और नीचे क्या हो जाएगा? S कट जाएगा तो 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 एंड सो ऑन प्लस 1/Vn। यहाँ से S ऊपर से कट जाएगा, जैसे कैसे? जैसे S प्लस S बटे S बटे V1 प्लस S बटे V2 प्लस S बटे V3, ऊपर से S लेके काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार? N बार, तो सब क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। और ये नीचे क्या आ गया? 1/V1 1/V2 1/V3 1/Vn। इस हिसाब से दूरी की औसत चाल भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक चौथे प्रकार की जो चाल है दोस्तों वो है D, ताक्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड V। यानी किसी क्षण विशेष पर किसी कण की जो चाल होती है उसे अपन क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल कहते हैं। तो अपन इस पे लिखें किसी क्षण विशेष या किसी समय विशेष, किसी क्षण विशेष पर जो चाल है उसको अपन क्या कहते हैं? ताक्षणिक चाल कहलाती है या ताक्षणिक चाल कहते हैं। तो जैसे चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। दूरी कितनी होगी? डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, या इसको अपन लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1। ये दोस्तों क्या है? औसत चाल होगी। और यदि अपन कहें यदि समय डेल्टा टी टेंस टू 0 है, यदि समय क्या है? अति अल्प, क्या हो जाए? समय अति अल्प हो जाए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहां से देखिए, चाल बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसको अपन लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये जो है इसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों? ताक्षणिक चाल। क्या कहेंगे? ताक्षणिक चाल। क्या कहेंगे? ताक्षणिक चाल। इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं क्या? कि ताक्षणिक चाल बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको अपन दोस्तों क्या लिख सकते हैं? औसत चाल। यानी औसत चाल पे अपन लिमिट लगा दें तो ये क्या बन जाएगी?
dx/dt, यानी क्या बन जाएगी दोस्तों, तात्क्षणिक चाल। जब भी अपन को कोई चाल दे रखी है या अपन को चाल अगला कैलकुलेट करवाए तो अपन को दोस्तों तात्क्षणिक चाल को ही कैलकुलेट करना है। इस हिसाब से चाल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, चाल कितने प्रकार की होती है दोस्तों वो, और चाल जो औसत चाल है वो भी 2 प्रकार की होती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं वेग की। जैसे जैसे अपन ने चाल को दूरी में परिवर्तन बताया है वैसे वैसे वेग भी, जैसे चाल क्या है, एक अदिश राशि है, वैसे वेग एक सदिश राशि है। जो दूरी में परिवर्तन हो रहा है वो अपन को परिवर्तन कहाँ करना है दोस्तों, विस्थापन में करना है। तो देखिए अपन कर रहे हैं वेग। जो नेक्स्ट अपनी फिजिकल क्वांटिटी है उसको वेग अपन डिफाइन कर रहे हैं। मिटा देता हूं। वही वेग की परिभाषा, वेग के प्रकार सेम टू सेम वैसे ही अपन को एक्सप्लेन करना है। चाल और वेग में डिफरेंस ये है कि भाई वेग है वो सदिश राशि है और चाल है वो अदिश राशि है। ठीक है, जैसे वेग बात करें अपन, वेग वेलोसिटी, वेग की बात करें तो सबसे पहले तो वही बात होगी, क्या होगी कि विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। इसकी परिभाषा लिखें तो विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है, एक सदिश राशि है। वेग का मात्रक वही मीटर प्रति सेकंड, ये तो एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में ये क्या हो गया दोस्तों, सेंटीमीटर बटे सेकंड। नेक्स्ट बात क्या है कि वेग का मान शून्य, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, और वेग का मान 0 भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। और वेग की विमा अपन दोस्तों लिखना चाहें तो वेग की विमा अपन लिखें m0 l1 t-1। चाल की विमा और वेग की विमा दोनों बराबर होती है, तो अपन ये वो दोनों भौतिक राशियां भी कह सकते हैं जिनके विमीय सूत्र क्या होते हैं दोस्तों, बराबर है। तो वेग में ये खास बात है, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। वेग एक सदिश राशि है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ऐसा ही पद्धति में होता है, और वेग का मान 0 पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। विमा m0 l1 t-1 होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों चाल में कि जो अपने गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर है, गाड़ियों का स्पीडोमीटर, स्पीड को मेजर करने के लिए जो स्पीडोमीटर लगाते हैं वो कौन सी चाल को मेजर करता है, याद रखना, तात्क्षणिक चाल को मेजर करता है। किसको मेजर करेगा, तात्क्षणिक चाल को मापता है, औसत चाल को नहीं मापता है। गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर है वो कौन सी चाल को मेजर करता है, तात्क्षणिक चाल को मेजर करता है। हाँ, वेग की दिशा हमेशा विस्थापन के परिवर्तन की दिशा में होता है। अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे इसको, विस्थापन के परिवर्तन की दिशा में होता है। औसत वेग की दिशा होगी और तात्क्षणिक वेग की दिशा, जो भी कण जिस कर्व के पथ पर चलेगा उस पथ पर अपन क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो जो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो दोस्तों क्या होगी, वेग की दिशा होगी। जैसे चाल 4 प्रकार की, वैसे ही वेग भी कितने प्रकार का दोस्तों, 4 प्रकार का। पहला कौन सा, एक समान वेग। कौन सा हो गया, एक समान वेग। कितने प्रकार के हो गए भाई, 4 प्रकार। दूसरा असमान वेग या परिवर्ती वेग। तीसरा औसत वेग। और चौथा दोस्तों कौन सा हो गया, तात्क्षणिक वेग। कौन सा हो गया, तात्क्षणिक वेग। तो जैसे चाल 4 प्रकार की है वैसे ही वेग भी कितने प्रकार के हो गए,
4 प्रकार के हो गए। और वेग और चाल में अंतर क्या है कि वेग सदिश राशि है और चाल क्या है, अदिश राशि है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक समान वेग की। समझ में आ रहा होगा, इसको उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अब अपन बात करेंगे वेग के प्रकार। वेग के प्रकार, सबसे पहले जो वेग का प्रकार है वो दोस्तों क्या है, एक समान वेग। वो क्या है, एक समान वेग। अपन बात कर रहे हैं एक समान वेग। किसकी बात कर रहे हैं, एक समान वेग की। और इसको अपन क्या लिखें, जब कण के वेग का परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समय के साथ परिवर्तित ना हो। तो अपन क्या लिखें, जब कण के वेग का परिमाण व दिशा दोनों समय के सापेक्ष परिवर्तित ना हो तो कण या वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। इसमें देखो यहां तो वेग का परिमाण भी है और यहां दिशा भी है, दोनों बातें क्या होनी चाहिए, समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, तो ही वेग क्या है, एक समान वेग है। और जब ये कब संभव है, ये एक ही कंडीशन में संभव है, यह तभी संभव है जब कण सरल रेखा में बिना दिशा परिवर्तित किए गति करता है। जब कण सरल रेखा में बिना दिशा परिवर्तित किए गति करता है तो जो कण का वेग होगा उसको अपन दोस्तों क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। सूत्र अपन वही है जो चाल में था, बस चाल में परिमाण है और यहां दिशा भी साथ में अपन को लगानी है। दूसरा जो डेफिनेशन आ गई वो क्या आ गई दोस्तों, असमान वेग, या इसको अपन क्या कहेंगे, परिवर्ती वेग। असमान वेग कहेंगे या परिवर्तित वेग कहेंगे। और एक समान वेग का अपन एग्जाम्पल देना चाहें तो सीधी सड़क पर कार की गति एग्जाम्पल दे सकते हैं, या सीधी ट्रेन की पटरियों पर ट्रेन की गति हो सकती है। लेकिन समय वेग का परिमाण व दिशा दोनों क्या होने चाहिए, समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहने चाहिए। हाँ, अब देखो असमान वेग में जब कण के वेग का परिमाण अथवा दिशा चाहे तो कण के वेग का परिमाण परिवर्तित हो जाए, दिशा परिवर्तित ना हो तो भी असमान वेग हो जाएगा, अथवा दिशा या दोनों समय के साथ परिवर्तित हो तो कण का वेग क्या कहलाता है, असमान वेग कहलाता है। भाई या तो परिमाण परिवर्तित हो जाए, दिशा परिवर्तित ना हो तो भी क्या हो गया, असमान वेग हो गया, या परिमाण बदल जाए, दिशा बदल जाए, परिमाण समान रहे तो भी क्या हो गया, परिवर्ती वेग हो गया, या दोनों बदल जाए, भाई परिमाण भी बदल जाए और दिशा भी बदल जाए तो भी क्या हो गया, असमान वेग या परिवर्ती वेग हो गया। ठीक है, कैसे, जैसे वर्ताकार पथ में कोई कण गति कर रहा है तो इसकी दिशा तो हर समय क्या हो रही है, बदल रही है, और इसका परिमाण अपन क्या कर दें, निश्चित कर दें, फिर भी ये कौन सा हो जाएगा, असमान वेग या परिवर्ती वेग हो जाएगा दोस्तों। तीसरे प्रकार का जो वेग है उसको अपन क्या कहेंगे, औसत वेग। उसको अपन क्या कहेंगे, औसत वेग, VAVG, औसत वेग। और उसकी परिभाषा अपन क्या लिखें, गतिमान कण द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उसमें लगे
विस्थापन को तय करने में लगा समय का अनुपात, उसमें लगे कुल समय के अनुपात, उसमें लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? औसत, क्या कहते हैं? औसत वेग, वी एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वी एवरेज कहते हैं। तो औसत वेग का गणितीय फॉर्मूला लिखें अपन, तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे क्या हो गया दोस्तों? कुल समय। और इसको अपन डिनोट करना चाहें तो वी ए वी जी, और इस पे सदिश का निशान, क्योंकि वेग क्या है? एक सदिश राशि है, और जो राशियां सदिश होती हैं उनके ऊपर अपन एक तीर का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ से कुल विस्थापन डेल्टा एक्स, तो इसके ऊपर सदिश का निशान बटे क्या हो गया दोस्तों? डेल्टा टी। तो इसे अपन क्या कहेंगे? औसत वेग, या इसको अपन क्या कहें? x2 सदिश का निशान माइनस x1 सदिश का निशान बटे क्या हो गया? t2 माइनस t1। तो भी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? औसत वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरे प्रकार की, जो चौथे प्रकार का जो वेग आता है उसको अपन क्या कहेंगे? ताक्षणिक वेग। क्या कहेंगे दोस्तों? ताक्षणिक वेग। और वो क्या है कि जो अपना जो औसत वेग है, इसी में अपन बात करें ताक्षणिक वेग की, कि औसत वेग में यदि समय का मान क्या हो? अति अल्प हो। जो चौथे प्रकार का वेग है दोस्तों, चौथे प्रकार का, उसको अपन क्या कहें? ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वी, अपने जो डेली लाइफ में जो वेग है उसके ताक्षणिक वेग है। और इसको अपन क्या कहें? किसी क्षण विशेष पर या किसी समय विशेष पर, किसी समय विशेष पर कण का वेग क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी क्षण विशेष पर कण का जो वेग है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? ताक्षणिक वेग कहते हैं। और इसमें क्या होना चाहिए? डेल्टा टी क्या होना चाहिए? टेंस टू 0। तो जैसे ही अपन क्या कहें? v निकालें, v निकालें तो v ताक्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 वी ए वी जी एवरेज। इसको अपन लिखें तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, एवरेज को अपन लिखें डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इंप्लाइज दैट इसको अपन क्या लिख सकते हैं? v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि विस्थापन का एक बार समय के सापेक्ष यदि अपन अवकलन कर दें दोस्तों, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास में? ताक्षणिक वेग आ जाएगा। समय के अवकलन के हिसाब से जैसे अपन समाकलन का यूज करें, तो वहां से यदि अपन एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें तो क्या निकालें? ये दो बातें मैं और बता देता हूं। v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहां से वेग चार प्रकार का, कैसे कैसे ये बात आ गई, फॉर्मूले अपन को ध्यान में रखना है। अब दो नोट पॉइंट और बता रहा हूं कि यदि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हो रहा है, और समय के सापेक्ष अपन क्या करेंगे? नोट है, इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। यदि वेग समय के साथ, यदि वेग समय के साथ लगातार परिवर्तित, यदि वेग समय के सापेक्ष लगातार परिवर्तित हो रहा है, अर्थात समय का फलन हो, अर्थात वेग v समय का फलन हो। इंपॉर्टेंट बात है, काम में आती है, 12वीं क्लास में काम में आएगी। तो औसत वेग को अपन कैसे लिखें? समाकलन के रूप में v ऐसे, और इक्वल्स टू समय के साथ तो v इंटू डी टी, और कुल समय यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। v एवरेज इक्वल्स टू क्या हो गया? समाकलन v इंटू डी टी, और उस पर्टिकुलर टाइम में इंटीग्रेशन। यदि अपन एक समय अंतराल की बात करें तो 0 से t, और ये भी क्या आ जाएगा? 0 से t। तो समाकलन के रूप में औसत वेग निकालने का ये सूत्र है। और ये तो हो गया पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है, यदि वेग दूरी के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा है,
तो दूरी के साथ एवरेज वेलोसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, v एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v इंटू डी एस, दूरी आ गई और इंटीग्रेशन क्या हो गया ds, वो कितनी दूरी थी उस हिसाब से ये आ जाएगा। तो ये तो एवरेज किस में है, समय में, और ये एवरेज किस में है, दूरी में है। ये अपन अपनी 12वीं क्लास की बुक में भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तब यूज करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मतलब एवरेज वैल्यू ही है। तो ये फॉर्मूला ये क्या है, उस समय अंतराल में सारे वेग जितने भी वेग हैं, पहले समय अंतराल में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, तो ये योग है। क्यों, क्योंकि गणित में अपन योग को किससे दर्शाते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से, सम, योग को अपन गणित में क्या कहते हैं, सम। इस एस की ऊपर नीचे से लाइन पकड़ के ऐसे खींच दो स्प्रिंग की तरह, तो ये क्या बन जाएगा, समाकलन के चिन्ह सा बन जाएगा ना। तो सम को गणित की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, समाकलन या समेशन। तो वहां अपन समय के सापेक्ष औसत ऐसे निकाल सकते हैं, कुल वेग उस पर्टिकुलर समय में कुल वेग बटे उस पर्टिकुलर समय का कुल समय का योग हो गया, कुल दूरी में जो भी वेग में परिवर्तन हो रहा है वो कुल योग, और वो क्या आ गई, कुल दूरी आ गई दोस्तों। तो ये क्या है, समय में औसत वेग, और ये क्या है दोस्तों, दूरी में औसत वेग। हाँ, एक नोट और, नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो नोट है वो आप भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, औसत वेग की दिशा, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। औसत वेग की दिशा ध्यान में रखना, औसत वेग की दिशा हमेशा विस्थापन की दिशा के अनुदिश होता है, हमेशा विस्थापन के अनुदिश या विस्थापन की दिशा में, विस्थापन के अनुदिश होता है, जबकि ताक्षणिक वेग की दिशा पथ के, जबकि ताक्षणिक वेग की दिशा पथ के अनुदिश या पथ के अनुदिश स्पर्श रेखा के पथ के अनुदिश या पथ के स्पर्श रेखीय होता है, पथ के स्पर्श रेखीय होता है दोस्तों। ये अपन को ध्यान में रखना है, ये अपने क्वेश्चन आ सकता है कि औसत वेग की दिशा वो तो विस्थापन के अनुदिश होगी, और ताक्षणिक वेग की दिशा जो भी कण जो भी पथ फॉलो कर रहा है, जैसे पथ को बना के बताऊं मैं कि किसी पत्थर को उठा के अपन ने फेंक दिया, क्या हो गया, किसी पत्थर को अपन ने उठा के फेंक दिया, कैसे, जैसे ऐसे, ठीक है, ये वही है, और कोई कण ऐसे आ गया, तो इसके जगह जगह पर यहाँ वेग की दिशा ये, यहाँ वेग की दिशा ये, यहाँ एक वेग की दिशा ये, यहाँ वेग की दिशा ये, और यहाँ वेग की दिशा ये, यानी जो भी कण पथ ट्रेवल कर रहा है उस पर अपन स्पर्श रेखा खींचेंगे उस पथ को बताते हुए, और जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी उस ताक्षणिक वेग की दिशा हो जाएगी दोस्तों। हाँ, ये इस प्रकार से वेग अपना खत्म हो गया, और अब अपन दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं सिंपल से, और आज की जो अपनी क्लास है उसको खत्म करते हैं। तो देखिए, दो न्यूमेरिकल है सिंपल से, इसको मिटा देता हूं, वेग और चाल पे ही निर्भर है, वेग और चाल अपना खत्म हो गया। अब देखिए, दो न्यूमेरिकल अपन करते हैं जिससे अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 वेग और चाल पे बेस्ड है। क्या है, यदि एक कण प्रथम आधी दूरी यदि एक कण प्रथम आधी दूरी v1 चाल से और द्वितीय आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, ये क्वेश्चन भी यार फॉर्मूले भी बन जाएंगे, क्वेश्चन भी है। तो इस यात्रा में कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस यात्रा में कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस यात्रा में कण की औसत चाल दोस्तों अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो v एवरेज अपन जानते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय,
अपन ने मान लिया प्रथम आधी दूरी v1 चाल से और द्वितीय आधी दूरी कितना v2 चाल से, तो एक दूरी s, दूसरी दूरी भी s, और बटे पहली दूरी को तय करने में इतना समय, दूसरी दूरी को तय करने में भी इतना समय लग गया। ठीक है, अब अपन को क्या नहीं है अपने पास में, दूरी तो अपने पास में है लेकिन अपने पास में समय नहीं है। एक कण प्रथम आधी दूरी v1 चाल से, ठीक है भाई, और दूसरी आधी दूरी, तो समय बराबर क्या हो गया दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अपन को तो दूरी बराबर क्या हो गया, समय निकालने अपन, समय बराबर, तो t1 बराबर क्या हो गया, या t बराबर ये t1 और ये t2, t1 बराबर हो गया दूरी, तो पहली दूरी s कितनी चाल से, v1 चाल से, दूसरा समय t2 s क्या हो गया v2, तो यहाँ से 2s बटे s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, s ऊपर से लेके कॉमन लेके अपन काट देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में 2 बटे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, लघुत्तम इसको लेके सॉल्व करेंगे तो 2v1 v2 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों, v1 प्लस v2 आ जाएगा। यानी यहाँ एवरेज वेलोसिटी ये हो गई। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और अपन को न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन भी दे दे तो अपन को डायरेक्ट याद है, तो इससे अपन क्या कहते हैं, दो चालों का हरात्मक माध्य, ये भी लिखा आ सकता है कि मान लो न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन आ जाए और अगला है वैसे में दो चालों का हरात्मक माध्य, समांतर माध्य एंड कोई गुणोत्तर माध्य एंड सो ऑन, तो ये अपन को याद रखना है कि आधी दूरी v1 चाल से, दूसरी आधी दूरी v2 चाल से अपन को तय कर रही है, तो उस कण की औसत चाल क्या होगी दोस्तों, v एवरेज इक्वल्स टू, इस हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाँ वो भी एक फॉर्मूला ही बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ऐसा ही है, यदि एक कण प्रथम आधे समय अंतराल में, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक कण प्रथम आधे समय अंतराल में, यदि एक कण प्रथम आधे समय अंतराल में v1 चाल से और द्वितीय आधे समय अंतराल में, और द्वितीय आधे समय अंतराल में, v2 चाल से, v1 चाल से द्वितीय आधे समय अंतराल में v2 चाल से गति करता है, v2 चाल से गति करता है, तो यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल बताइए। तो यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल बताइए। क्वेश्चन है अपना ये कि यात्रा के दौरान अपन को क्या बतानी है दोस्तों, औसत चाल बतानी है। तो अपना तो वही v एवरेज बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। v1 चाल से एक समय अंतराल में v2 चाल से गति करता है और द्वितीय आधे समय अंतराल में v2 चाल से गति करता है, यानी अपन समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय गुणा चाल। दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, समय गुणा चाल। तो ये क्या हो गया, s1 प्लस s2 बटे t1 प्लस t2। ठीक है भाई, तो s1 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से s1 बराबर v1 इंटू टी और s2 बराबर v2 इंटू टी। अपन मान लेते हैं कि समय अंतराल बराबर ही है, प्रथम आधे समय अंतराल में इतना और दूसरे आधे समय अंतराल में इतना, तो ये आ गया t1 बराबर क्या हो गया दोस्तों, t2, तो ये हो गया v1t प्लस v2t और नीचे क्या हो गया 2t, ऊपर से t ले लो कॉमन, तो v1 प्लस v2 बराबर क्या हो गया 2 v एवरेज। तो ये क्या हो गया, कौन सा माध्य हो गया, समांतर माध्य। ये क्या है दोस्तों, दो चालों का समांतर माध्य। ये अपन को ध्यान में रखना है कि कौन सी कंडीशन में तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है और कौन सी कंडीशन में v1 v2 बटे 2 है, ये अपन को ध्यान में रखना है और इसी हिसाब से अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने हैं। एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरा अपन ने अभी पढ़ा है कि वेग है
वो विस्थापन में परिवर्तन की दर है दोस्तों, अवकलन करने से आ जाएगा। और दूरी है, चाल है v, वो क्या है, दूरी में परिवर्तन की दर है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है सरल रेखा में गतिशील कण का विस्थापन, सरल रेखा में गतिशील, सरल रेखा में गतिशील कण का विस्थापन, कण का विस्थापन निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्या सूत्र है भाई, S इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 मीटर। ठीक है, जहां S सेंटीमीटर में, जहां S सेंटीमीटर में, S सेंटीमीटर में, वह t सेकंड में, t किस में दोस्तों, सेकंड में है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 कण की प्रारंभिक चाल, कण की प्रारंभिक चाल। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा क्या है, t बराबर 4 सेकंड पर चाल, t बराबर 4 सेकंड पर चाल, ये पूछा है दोस्तों, बहुत आसान है। बस अपन को ये कण की प्रारंभिक चाल, कण की प्रारंभिक चाल का मतलब है दोस्तों कि कण रेस्ट में खड़ा है और चलने ही वाला है, तो उस समय को अपन क्या मान सकते हैं, t बराबर 0 समय। ये लो आंसर हो गया कि प्रारंभ में जब अपन की कण को चाल का मेजरमेंट करना है, तो कहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ मोमेंटरी मोशन, की गाड़ी स्टार्ट है लेकिन चली नहीं है, जैसे अपन नहीं कहते अरे आ जाओ लेट हो रही है, तो उस समय मतलब जो समय अपन लें वो t बराबर 0 सेकेंड। अब अपन जानते हैं चाल, चाल क्या है भाई, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन, यानी v इक्वल्स टू क्या है, ds अपॉन dt, यानी दूरी का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन, तो d और dt क्या हो गया, 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6, अलग अलग कर दें, d अपॉन dt 4t स्क्वायर प्लस d और dt 5t माइनस d अपॉन dt 6। ये चीज़ 0 हो गई, क्योंकि नियत राशि का अवकलन हमेशा क्या 0 होता है। ये कितना हो गया दोस्तों, 8t, और ये क्या हो गया प्लस 5, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर बटे सेकंड, कितना आ गया, सेंटीमीटर बटे सेकंड, 8t प्लस 5। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कण की प्रारंभिक चाल, तो v किस पे, t बराबर 0 सेकंड पे। ये समझ में आ गया, t बराबर 0 सेकंड का मतलब क्या है कि जब कण गाड़ी स्टार्ट है, मोशन करने ही वाला है लेकिन मोशन स्टार्ट नहीं हुई, तो वो t बराबर 0 समय। तो यहाँ 8 गुणा 0, t का मान 0 रख दिया, प्लस 5, तो दोस्तों क्या होगी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कण की प्रारंभिक चाल कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और दूसरा क्वेश्चन तो इसमें टाइम दे रखा है, चाल t बराबर कितनी सेकंड पर, 4 सेकंड पे, तो 8 गुणा 4, t का मान क्या रख दिया, 4 रख दिया, प्लस 5, 8 चौक 32 प्लस 5, तो दोस्तों कितना हो गया 37 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से दोस्तों अपन को ये क्वेश्चन लगाने हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, आज का अंतिम क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, इस हिसाब के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रैक्टिस अपन को करनी है। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन दोस्तों, यदि क्वेश्चन को अपन को दे रखा है, यदि s बराबर 2t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 हो, तो किस समय पर त्वरण शून्य होगा, तो किस समय पर त्वरण शून्य होगा। अपन को वो समय निकालना है जहां पर क्या हो जाए दोस्तों त्वरण शून्य हो जाए। तो अपन जानते हैं क्या कि ये वही विस्थापन है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है,
और वेग में परिवर्तन की दर दोस्तों क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो पहले वेग निकाल लें, तो ds/dt, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट d/dt 2t³ + 3t² + 2t + 8, इसका अवकलन करें तो कितना हो जाएगा 6t² + 3 दूनी 6t + 2 और 8 का हो गया 0। यह 6t² + 6t + दोस्तों क्या आ गया 2, ये समीकरण नंबर 1, ये आ गया वेग। अब अपन को तो त्वरण की बात करनी है, तो त्वरण A बराबर क्या हो गया दोस्तों dv/dt, यानी जो ये राशि आई है उसका एक बार समय के सापेक्ष अवकलन d/dt 6t² + 6t² बराबर कितना हो गया 12t + 6 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अपने किस समय पर त्वरण का मान शून्य होगा, अपन मान लेते हैं माना t समय पर कण का त्वरण बराबर 0, तो त्वरण क्या है भाई 12t + 6 बराबर क्या कर दिया दोस्तों 0 कर दिया, 12t + 6। यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो 12t बराबर -6, यानी t बराबर क्या हो गया -1/2। इसका मतलब क्या है, समय तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या कहेंगे जो कि असंभव है, अतः किसी भी समय त्वरण का मान क्या नहीं होगा दोस्तों शून्य नहीं होगा, जो कि असंभव है। अब मान लो आपके परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए तो आप तो t बराबर -1/2 कर दो, लेकिन अपन ये जनरल बात है कि समय का मान कभी भी शून्य ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो अपन क्या कहेंगे ऐसा त्वरण दोस्तों क्या नहीं है संभव नहीं है, ऐसा त्वरण दोस्तों क्या नहीं है संभव नहीं है। ये तो हो गया इसमें ए क्वेश्चन। बी क्वेश्चन और दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है दोस्तों बी क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी कण का वेग समय के साथ v बराबर 4t के अनुसार बदलता है, t बराबर 2 से t बराबर 4 सेकंड के बीच विस्थापन की गणना कीजिए। तो विस्थापन की गणना करनी है अपन को, तो v बराबर क्या है दोस्तों dx/dt, तो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे तो dx बराबर क्या हो गया दोस्तों v × dt, और dx से x निकालना हो तो दोनों तरफ क्या कर दें दोस्तों समाकलन, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया समाकलन कर दिया v × dt, और अगले ने t का मान दे रखा है t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड, और v बराबर दे रखा है 40, यानी अपन को इसके b जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है v बराबर तो दे रखा है 40 और t का मान 2 सेकंड से कहाँ बदल रहा है 4 सेकंड। तो यहाँ से देखो x बराबर इंटीग्रेशन 2 से 4 40 × dt, समाकलन अपन को पता ही है 40² 2 और लिमिट रख दी अपन ने 2 से 4, 2 से 2 कट गया तो 2 t², 2 से 4 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 4 चौक 16 माइनस 2 दूनी 4, 2 गुणा क्या हो गया 12, 12 दूनी 24, और ये क्या आ गया दोस्तों मीटर है तो 24 मीटर क्या आ गया विस्थापन आ गया। तो ऐसे अपन को क्या करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों करने हैं, बहुत आसान है, थोड़ी सी आप कंटिन्यूअसली और लगातार मेहनत कीजिए, सफलता बहुत नज़दीक है। धन्यवाद।